लिमिटेशंस ऑफ एनएचआरसी की, तो क्या क्या लिमिटेशंस आपको देखने को मिलते हैं? तो जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा, दैट इज द नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ रिकमेंडेशन। नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ रिकमेंडेशन मतलब इनकी जो भी एडवाइस होती है, इट इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर, विच मींस दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इनके द्वारा दी गई एडवाइस को माने ही माने। तो इनकी एडवाइस कैसी होती है? केवल, है ना, नॉन बाइंडिंग होती है। कैसी होती है? नॉन बाइंडिंग होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इनेबिलिटी टू पनिश द वॉलेटर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ये क्या करेंगे? ये केवल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट या प्रमोट करने का काम करते हैं, लेकिन इनके पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन किया हो उसको पनिश करने की पावर नहीं होती, ना ही उसे किसी प्रकार का रिलीफ प्रोवाइड कराने की पावर होती है। रिलीफ मतलब किसी प्रकार का मॉनेटरी रिलीफ की मैं बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? थर्ड वन इज लिमिटेड रोल इन द आर्म्ड फोर्सेस। लिमिटेड रोल इन द आर्म्ड फोर्सेस मतलब अगर किसी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के द्वारा किसी प्रकार से कोई भी ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन होता है तो इट फॉल्स आउटसाइड द जुरिडिक्शंस ऑफ द National Human Rights Commission. They will not inquire or investigate into this particular matter, क्योंकि ये उनके jurisdiction के बाहर है। जिस दिन भी इंसिडेंट हुआ है तो विद इन 1 ईयर अगर वो केस फाइल होगा तो ही एनएचआरसी उसको एंटरटेन करेगा, अदरवाइज उसे वो एंटरटेन नहीं कर सकता। एंड लास्ट वन इज दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने तो फंक्शन में पढ़ा था दैट दे विल इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट इन एनी मैटर जहां पर भी ह्यूमन राइट्स के वॉलेशन इन्वॉल्व होता है। तो ये खुद से इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेट नहीं करते, ये किसी ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनका खुद का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है जब हम बात करते हैं किसकी? इन्वेस्टिगेशन की। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? याद रहेगा? ठीक है, देख लो। रोल